अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खैर खैरियत से ही रखे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं पिछले लेक्चर? याद किया कुछ कि नहीं किया? चलें, अल्लाह आपको खुश रखें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी जजमेंट। फिर उसके लिए अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाए तो फिर आपके पास कौन सी रेमेडी होती है, और एक्स पार्टी डिग्री हो जाए तो फिर आपके पास कौन सी रेमेडी होती है, क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्स पार्टी के लिए एक्स पार्टी होता क्या है? द टर्म एक्स पार्टी मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। किसी दूसरे शख्स की गैर मौजूदगी में केस की प्रोसीडिंग को या प्रोसीडिंग चलेंगी तो वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होएगी। अगर उसके बगैर, उसके आए बगैर, उसको सुने बगैर केस का फैसला हो जाएगा तो वो एक्स पार्टी डिग्री होगी। इसके लिए जो रेलिवेंट लॉ है वो ऑर्डर 9 सीपीसी का है। इसके रूल, इसको जो इसके लिए रूल हैं ऑर्डर 9, रूल 6, रूल 7, रूल 13, 14, ये इसको डील करते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को और एक्स पार्टी डिग्री को। जैसे वो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोड्स ऑफ समन जो हमने पढ़े थे, फिर उसका इफेक्ट भी पढ़ा था, वो हम दोबारा उसको ब्रीफली देख लेते हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से हम समझ सकें कि जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, दावा दायर करता है, तो फिर डिफेंडेंट को नोटिस होता है, समन होता है कोर्ट की तरफ से कि फ़लाँ डेट को खुद पेश हो या बजरिया वकालतन पेश हो, किसी वकील साहब को इंगेज करके वो कोर्ट में आपके बिहाफ पे पेश हो जाएं। ये कोर्ट की तरफ से समन होता है। मोड्स ऑफ समन हमने 4 पढ़े थे। सबसे पहले था नोटिस, जो फिर पर्सनल सर्विस, फिर एफिक्सेशन, और फिर चौथा था सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अच्छा, जो वो चारों हो जाए, सब्स्टिट्यूटेड यानी इश्तिहार भी दे दिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे दिया, तो वो बंदा जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में पेश नहीं होता, तो फिर कोर्ट समझेगी कि उसकी तमील हो गई है, वो जानबूझ के कोर्ट में पेश ना हो तो ना हो, तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती मासवाए इसके कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। अब इसमें ऑर्डर 9 रूल 6 दिया गया है, when the suit is called for hearing and plaintiff appears before the court but defendant does not appear despite the due service of summons। अब ड्यू सर्विस ऑफ समन्स, जब मैंने पहले आपको गुजारिश कर दी कि ऑर्डर 5 में लिखा हुआ था मोड्स ऑफ समन, जो वो 4 किस्म के हमने पढ़े थे, ड्यू सर्विस ऑफ समन होने के बाद भी वो नहीं आता तो फिर then the court may proceed ex party against him। दावा दायर किया है, प्लेंटिफ कोर्ट में पेश है, डिफेंडेंट जो है उसको समन ड्यूली सर्विस हो गई है, फिर भी पेश नहीं होता, तो कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती मासवाए इसके कि उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती हैं? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स आर दोज प्रोसीडिंग्स व्हिच आर टेकन इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट उस केस को आगे फर्दर चलाएगी, जो प्रोसीडिंग होंगी उनको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेंगे। एसेंशियल्स टू प्रोसीड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी करने, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? उसमें सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ हो, हाजिर हो। दूसरा है फेलियर ऑफ डिफेंडेंट टू अपीयर, डिफेंडेंट अपीयर ही नहीं हो, पहला प्लेंटिफ हाजिर है, डिफेंडेंट नहीं आता, सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, दावा जो है वो समाअत के लिए फिक्स है। तब ड्यू, चौथा जो है वो ड्यू सर्विस, जो ड्यू सर्विस ऑफ समन, वो जो प्रोसेस था ऑर्डर 5 का वो अडॉप्ट किया हुआ है, फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, डिफेंडेंट किसी वजह से पहले नहीं आ सका या उसकी सर्विस जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट ने स्टार्ट कर दी है, तो डिफेंडेंट के पास फिर क्या हल होगा? वो नेक्स्ट डेट पे पेश होता है। अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाने के लिए डिफेंडेंट जो है वो एप्लीकेशन देगा।
इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, इट इज़ नेसेसरी दैट डिफेंडेंट मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट बिफोर कंक्लूजन ऑफ हेयरिंग ऑफ द सूट। अगर डिफेंडेंट उस हेयरिंग कंक्लूड होने से पहले पेश हो जाता है तो फिर डिग्री पास होने से पहले, बिफोर पासिंग ऑफ डिग्री, डिफेंडेंट अगर डिग्री पास होने से पहले अपीयर हो जाता है तो फिर वो कोर्ट में पेश होके असाइन गुड काज, ना पेश होने की मुनासिब वजूहात बता दे कि मैं फ़लाँ डेट को फ़लाँ हेयरिंग को इसलिए पेश नहीं हो सका, ड्यू सर्विस ऑफ समन नहीं हुई, या खुदा न खास्ता उसकी कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका, कोई गुड काज उसने शो करना है, तो फिर जो है वो ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लेके वो एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग है उनको सेट असाइड करवा लेता है। अच्छा, इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जब दौरान दावा जो डिफेंडेंट नहीं आया तो उसके खिलाफ जो केस की समाअत आगे केस अभी फर्दर चल रहा है उसको कहेंगे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करते 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 डिफेंडेंट नहीं आया, पूरी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो गई है, कंक्लूड हो गई हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी डिग्री जारी कर देगी ऑर्डर 9 रूल 6 में। द कोर्ट इज अथोराइज्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 टू पास एक्स पार्टी डिग्री where plaintiff appears and defendant does not appear in furtherance of an ex parte proceedings against defendant. Meaning of ex parte degree: a final degree passed in the absence of the defendant is an ex parte degree. Ex parte degree कब आएगी? In furtherance of ex parte proceeding. ex parte proceeding को आगे चलाते 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 एविडेंस रिकॉर्ड की, एक्स पार्टी एविडेंस, एक्स पार्टी आर्गूमेंट्स, फिर कोर्ट उसमें एक्स पार्टी एविडेंस लेने के बाद फिर कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिग्री करेगी। अगर एक्स पार्टी कोर्ट डिग्री कर देती है, जारी फरमा देती है, डिफेंडेंट को बाद में पता लगता है डिग्री हो गई है उसके खिलाफ, तो फिर डिफेंडेंट के पास क्या चाराजोई होगी जो वो कर सकता है, क्या कानूनी हक है उसके पास। फिर ऑर्डर 9 रूल 13 में दे दिया गया कि आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को, एक्स पार्टी डिग्री को कैसे सेट असाइड करवा सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन देगा जो डिफेंडेंट है, जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिग्री हो गई है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री दैट डिफेंडेंट शुड मेक एन एप्लीकेशन फॉर दैट पर्पस। डिफेंडेंट को एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी इस मकसद के लिए कि एक्स पार्टी डिग्री जो है वो मनसूख की जाए। अब किस कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी जाएगी एक्स पार्टी डिग्री को मनसूख करवाने के लिए? सेम कोर्ट में जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री जारी फरमाई है उसी कोर्ट में डिफेंडेंट जो है या जजमेंट डेटर जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा ऑर्डर 9 रूल 13 की एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए। इसमें जो ग्राउंड्स हैं एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाने की वो उसी तरह ही हैं। समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हुए, और फिर सफिशेंट काज वो देगा नॉन अपीयरेंस की, क्यों नहीं आ सका मैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल, जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाना है तो कोर्ट के लिए है ज़रूरी कि वो नोटिस करेगी अंडर ऑर्डर 9 रूल 14 प्लेंटिफ को, डिग्री होल्डर को, कि आप इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है ऑर्डर 9 रूल 13 की, तो आप पेश हों, खुद पेश हों, वकालतन पेश हों और आप अपना मौक़िफ़ दें। फिर कोर्ट को क्यों नहीं एक्स पार्टी डिग्री को मनसूख करना चाहिए उसकी वजूहात बताएं, और इसके लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाने के लिए वो आर्टिकल 164 है लिमिटेशन एक्ट का, उसके तहत 30 डेज़ 30 दिन हैं दावा दायर करने के लिए, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन देने। जो दूसरी रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी एक्स पार्टी डिग्री के ख़िलाफ़, आप 12(2) की एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर वो ग्राउंड 3 बनती हैं। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन,
और इस तरह वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे अगर वो डिग्री हो गई है तो फिर आप 12(2) की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं 96 में, सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी फाइल कर सकते हैं। फिर आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 114 में। फिर आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 115 में। और इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 उसकी भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल होगी, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी डिग्री की बाबत ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसमिसल इन डिफॉल्ट। अब डिसमिसल इन डिफॉल्ट जो है वो भी बड़ा रेलिवेंट है। ऑर्डर 9 ही उसको डील करता है। रूल 8 और 9, 8 और 9 जो हैं वो इसको डील करते हैं कि अगर प्लेंटिफ सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने, तो सूट फाइल करने के बाद वो प्लेंटिफ जो है वो भूल ही गया है कोर्ट में आना, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? डिफेंडेंट कोर्ट वो जो ऑर्डर 5 के समन जारी होते हैं, डिफेंडेंट उसके बाद पेश होता रहता है। तो फिर अगर प्लेंटिफ आता ही नहीं है तो कोर्ट के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बचती कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट। प्लेंटिफ के अपेयर ना होने की वजह से कोर्ट फैसला फरमा देगी, दावे को डिसमिस कर देगी। इसको कहते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट। When the defendant appears but the plaintiff does not appear, when the suit is called for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed. कोर्ट के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बचती मासवाए दावे को खारिज करने की। इसके लिए कुछ ज़रूरी एसेंशियल्स हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट में दावे को उड़ाने के लिए। इसमें अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, प्लेंटिफ नहीं आता। फेलियर ऑफ प्लेंटिफ टू अपीयर, प्लेंटिफ नहीं आता। सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, फिक्स है, दावा ज़ेर सुबात है, वो कोर्ट ने फिक्स किया हुआ है उसकी हियरिंग के लिए, लेकिन प्लेंटिफ नहीं आता, तो कोर्ट डिसमिसल इन डिफॉल्ट कर देगी। एक सूरत ऐसी है कि जब सूट जो है वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट नहीं होगा, अदम पैरवी पे खारिज नहीं होगा, वो तब है जब डिफेंडेंट कोर्ट में पेश होके उसके क्लेम को एडमिट कर ले, तब कोर्ट जो है वो उस दावे को अदम पैरवी पे खारिज नहीं करेगी, डिसमिसल इन डिफॉल्ट नहीं करेगी। अगर एक ऐसी सूरत भी होती है पार्शियल एडमिशन है, तो जो एडमिट किया हुआ है कोर्ट उस हद तक दावे को खारिज नहीं करेगी, बाकी दावे को खारिज कर देगी। इसमें अपील की बाबत डिसमिसल इन डिफॉल्ट में अपील फाइल नहीं होगी, ये अपीलेबल नहीं है, डिग्री नहीं होगी, इज़ नॉट डिग्री एंड हेंस नॉन अपीलेबल। लेकिन जो प्लेंटिफ है जिसका दावा खारिज हो गया है, वो उसके लिए नया दावा दायर नहीं करेगा, वो एप्लीकेशन देगा रेस्टोरेशन की, वो सूट जो है वो बहाल हो जाएगा। ऑर्डर 9 रूल 9 में प्लेंटिफ में फाइल एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सूट डिसमिसल इन डिफॉल्ट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। दावे को बहाली के लिए जो ग्राउंड्स हैं उसमें नंबर 1 सफिशिएंट काज है फॉर नॉन अपीयरेंस, कि वो इस वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सका। और दूसरी जो इसमें कंडीशन है, नोटिस है दूसरी पार्टी को, प्लेंटिफ को नोटिस करना पड़ेगा, डिफेंडेंट को नोटिस करना पड़ेगा कि दावा बहाल करना है तो आप पेश हों। लिमिटेशन जो है इसको 30 डेज हैं, 30 दिन हैं। इसमें जो डिसमिसल इन डिफॉल्ट हुआ है उसको बहाल करवाने के, दावा को बहाल करवाने के लिए वो 30 दिन रखे हुए हैं लेजिस्लेचर ने। अपील इसमें ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन इज अपीलेबल अंडर ऑर्डर 43। वो जो एप्लीकेशन दायर करेंगे ना दावे को बहाल करवाने के लिए, वो बहाल अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट जैसा फैसला फरमाते हैं कि दावे को बहाल नहीं फरमाते, तो फिर उस आर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं ऑर्डर 43 में।
कि ये मेरा दावा बहाल करना चाहिए था, नहीं किया, उस आर्डर के ख़िलाफ़। और दूसरी रेमेडीज़ में आपके पास रिव्यू है, रिवीजन है, अंडर 151 जो सिटीज़न की इनहेरेंट पावर हैं, वो जो रिस्ट्रिक्शन हैं आपको जो डील करती है उसमें डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट। अब अगला जो टॉपिक वो भी बड़ा अहम है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से, फ्रेमिंग ऑफ इशू। ये इश्यूज होते क्या हैं? अ सिंगल मटीरियल पॉइंट ऑफ फैक्ट और लॉ इन लिटिगेशन दैट इज अफर्म्ड बाय वन साइड एंड डिनाइड बाय द अदर। मटीरियल पॉइंट जिसके बुनियाद पर, जिसके ऊपर दोनों फरीकैन का, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का इख्तलाफ है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, तो इसको इशू कहते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन है आर्डर 14 रूल 1 to 6, आर्डर 18 रूल 2, आर्डर 20 रूल 5, आर्डर 41 रूल 31, आर्डर 15 रूल 1। अराइजमेंट ऑफ इशू अंडर आर्डर 14 रूल 1। इशू कब अराइज होता है? Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by the other. Issue तब अराइज हुआ जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, उसने एक मौक़िफ़ लिया, और डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल की और उसने एक मौक़िफ़ लिया, दोनों एक दूसरे की बात को रद्द करते हैं, तो इशू अराइज हो गया। काइंड्स ऑफ इशू। इशू की दो काइंड्स हैं, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। इसका इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, ये दो काइंड्स हैं इश्यूज की। अब इस ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इशू फ्रेम करने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या होता है कि फ्रीकैन में जो मुकदमे की असल वजह है उसको कोर्ट असर्टेन कर ले कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है फ्रीकैन में, इसका मसला है, इस मसले को हल करवाना है। इसलिए इसका जो मकसद है इशू फ्रेम करने का कि फ्रीकैन के दरमियान असल में बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। अब इसमें क्यों कोर्ट की ड्यूटी है? कोर्ट की ड्यूटी है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द जज हिमसेल्फ टू फ्रेम प्रॉपर इशू वेयर पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड। इट इज़ देयर ड्यूटी टू गेट प्रॉपर इशू फ्रेम्ड। 2001 CLC 31 पेज है जी। इसके मुताबिक कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इश्यूज को फ्रेम करे, प्रॉपर इशू फ्रेम करे, जो रियल कंट्रोवर्सी है फ्रीकैन के दरमियान उसको हल करे। अच्छा, कोर्ट जब इशू फ्रेम करती है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल कोर्ट करेगी, फिर इशू फ्रेम करेगी। नंबर 1, रीडिंग ऑफ द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग्स को कोर्ट पढ़े कि किस मामले पे, किस बुनियाद पर, किस नुक्ते पे फ्रीकैन का इख्तलाफ है, कोर्ट उसको पढ़ेगी। कोर्ट भी देखेगी कि प्लेंट में क्या मौक़िफ़ लिया गया है और रिटन स्टेटमेंट में क्या उसको एडमिट किया गया है या डिनाइड किया गया है। डिनाइल आया डिफेंडेंट की तरफ से, अगर डिनाइल है तो फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर इशू क्या लगाएगी, जो डिनाइल नहीं है। अगर एडमिट करती है तो फिर इशू फ्रेम करने की जो एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो जिस बात का डिनाइल है डिफेंडेंट की तरफ से, उसी पे कोर्ट इशू लगाएगी। मटेरियल प्रोपोजिशन को कोर्ट देखेगी, कोर्ट किसी चीज को एडमिट करती है कि नहीं उसको देखेगी, एविडेंस को कंसीडर करेगी। अब मटेरियल्स ऑन विच इशू मे बी फ्रेम्ड, किन चीज़ों पे मटेरियल इशू जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। एलिगेशन मेड ऑन ओथ, एलिगेशन मेड ऑन प्लीडिंग्स, एलिगेशन मेड इन इंटेरोगेटरीज, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, ओरल ऑब्जेक्शंस। ये मटीरियल पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करेगी। अब इफेक्ट ऑफ इशू नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड, इसका इफेक्ट क्या होगा? ये मटीरियल इरेगुलरिटी है, इसको दूर किया जा सकता है। इशू को प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया गया तो ये मटीरियल इरेगुलरिटी है, वाइड तो नहीं,
इरेगुलरिटी है जिसको तस्हीह किया जा सकता है, जिसको दूर किया जा सकता है। इशू फ्रेम करने की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। जब कोर्ट फैसला करती है दावे का तो सूट इज डिसाइडेड ऑन इश्यूज के ऊपर दावे का फैसला किया जाता है। प्रूवनर्स ऑफ इश्यूज अंडर आर्डर 18 रूल 2, इश्यूज को ही प्रूव करती है पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। कुछ इश्यूज जब कोर्ट फ्रेम करती है कुछ बाहर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो प्लेंटिफ ने प्रूव करनी होती हैं, कुछ डिफेंडेंट ने प्रूव करनी होती हैं। तो उन इश्यूज के ऊपर ही उन इश्यूज को प्रूव करना होता है आर्डर 18 में अपनी एविडेंस के ज़रिए। वो ओरल एविडेंस भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकती है। और फिर कोर्ट ने लास्ट में उस पर जो डिसीजन देना होता है वो भी इश्यूज के मुताबिक ही कोर्ट ने डिसीजन देना होता है। फिर जब एपीलेट कोर्ट में जाता है मैटर, फाइल ऊपर जाती है, अपील होती है, रिवीजन होती है, तो फिर कोर्ट ने भी उन इश्यूज को देखना है कि इन फरीकैन के दरमियान इशू क्या था, इनकी एविडेंस क्या थी फरीकैन की, उसके मुताबिक कोर्ट फिर इश्यूज के मुताबिक कोर्ट जजमेंट देती है या फैसला करती है। और फिर एक कोर्ट के पास इख्तियार है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज अंडर आर्डर 14 रूल 5। जजमेंट पास करने से पहले कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इश्यूज को अमेंड भी कर सकती है और उसको स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। स्ट्राइक आउट से मुराद है अगर वो गलत इश्यूज फ्रेम हो गए तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, और कोर्ट अगर इशू को अमेंड करना चाहे तो अमेंड भी कर सकती है। ये था हमारा इशू से रिलेटेड हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह मेरा और आप सबका हम नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।